सिंदूर की रेखा जब मिटती है तो सिर्फ एक रंग नहीं, एक पहचान भी छिन जाती है। कविता की मांग अब 2 साल से सुनी थी। घर की चौखट पर बैठी वो एकटक बाहर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो, लेकिन वो जानती थी कि अब कोई लौटकर नहीं आएगा। विनय, उसका पति, उसकी दुनिया एक सड़क दुर्घटना में सब कुछ पीछे छोड़ गया था। कविता का जीवन यहीं ठहर गया था। घर में उसकी सास जानकी देवी अब कविता को बहू नहीं, एक बोझ समझने लगी थी। विधवा औरत घर में हो तो साया भी डरता है। उन्होंने एक बार ये बात पड़ोसन से कहा था और वो बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। विशाल, कविता का देवर, अभी पढ़ाई पूरी करके घर लौटा था। वो कविता का सम्मान करता था, उसे भाभी नहीं माँ जैसा दर्जा देता था। लेकिन गांव वालों की जुबान तो जैसे बस जहर ही उगलना जानती है। बहू जवान है, देवर जवान है, दिन भर घर में दोनों अकेले रहते हैं, कुछ तो चल रहा होगा दोनों के बीच। अब तो विशाल के लिए रिश्ता भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बातें धीरे धीरे जानकी देवी के मन में घर करने लगी। आखिरकार एक दिन उन्होंने कविता से सीधा कह दिया, बहू अब बहुत हुआ, तू अपने मायके चली जा, ये घर अब तेरा नहीं रहा। जब पति नहीं तो ससुराल कैसा। सास की बात सुन कविता की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर तक तो वो कुछ बोल भी नहीं पाई, फिर हिम्मत करके धीरे से बोली, माँ जी, मेरे मायके में कोई नहीं बचा और ये घर मैंने भी संजोया है। विनय जी के साथ सपने देखे हैं। मैं इस आंगन में बस बहू, सपने जब देखे थे तब देखे थे। अब एक विधवा औरत को सपने नहीं देखने चाहिए। जानकी जी का चेहरा नफरत और गुस्से से लाल हो गया। इधर गांव वालों की भी नजरें अब कविता पर दया से ज्यादा शक से भरी हुई होती थी। वो खेत में जाए तो औरतें कानाफूसी करती, बाजार जाए तो मर्द घूरते, और तो और जब रसोई में चूल्हा जलाए तो जानकी देवी कहती, बहू अब किसके लिए 56 भोग बना रही हो, अब तो तुम्हारा पति नहीं रहा। सास की बातें सुन कविता की आंखों में आंसू उतर आते। वो अभी सिर्फ 30 साल की थी, लेकिन समाज ने उसे 60 का बना दिया। विशाल, जो कहीं ना कहीं जानकी देवी की हरकतों को देख रहा था, एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, भाभी पर शक करना बंद करो, वो ऐसी नहीं है। आप क्यों जहर घोल रही हो इस घर में। विशाल की बातों से जानकी देवी और भड़क गई और गुस्से में उसे डांटते हुए बोली, तू चुप रह विशाल, औरतों के दुख से ज्यादा समाज की इज्जत बड़ी होती है, और अगर तू ही उसकी ढाल बन गया तो लोग यही कहेंगे ना कि देवर भाभी में कुछ तो है। विशाल अपनी माँ के बिल्कुल विपरीत था। माँ की ऐसी गिरी हुई बातें सुनकर चिढ़ते हुए बोला, तो क्या करें माँ, उसे घर से निकाल दें। हाँ, बिना एक पल भी गंवाए जानकी देवी ने कहा, तो ठीक है माँ, फिर मैं भी इस घर को छोड़ दूंगा, क्योंकि जहाँ एक बेगुनाह औरत का अपमान होता है वहां मेरा रहना मुश्किल है। जानकी देवी कुछ नहीं बोली। विशाल कमरे से निकल गया और कविता चुपचाप दोनों की बातें सुन आंसू पीकर रह गई। कविता की यही चुप्पी उसके लिए काल बन गई। एक शाम गांव की पंचायत बैठी। मुद्दा कविता का था। कविता बेचारी चुपचाप नजरें नीचे किए सबके सामने खड़ी रही। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, एक विधवा जवान औरत और देवर एक ही घर में, ये तो मर्यादा के खिलाफ है। इससे हमारी बहन बेटियों पर भी गंदा असर पड़ेगा। इसे गांव से निकालो। सबने उसका समर्थन किया कि तभी विशाल खड़ा हुआ, अगर मेरी भाभी को गांव से निकाला गया तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। विशाल की बात सुन पंचायत में खुसर पुसर हुई। तो क्या तू उससे शादी करेगा? किसी ने जहर उगला। विशाल सन्न रह गया। उसने कविता की ओर देखा तो उसने रोते हुए सिर झुका लिया और धीरे से बोली, मैं विधवा हूँ लेकिन कुलटा नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन पहली बार उसने चुप्पी तोड़ी थी। बिना कोई फैसला लिए पंचायत खत्म हो गई। लेकिन उसी रात कविता ने सास के कमरे में जाकर कहा, माँ जी, अगर आप कहें तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक बात बताइए, जब आपका सुहाग गया था तो क्या किसी ने आपको भी यूं ही घर से निकाल दिया था? कविता की बात सुन जानकी देवी सन्न रह गई। कविता ने आगे कहा, आपको तो लोगों ने सहारा दिया था ना, लेकिन सिर्फ मुझे शक मिला है। क्या मेरी गलती बस यही है कि मैं जवान हूँ? तू सवाल कर रही है मुझसे? नहीं माँ जी, मैं सिर्फ अपने लिए एक कोना मांग रही हूँ जहाँ मैं सांस ले सकूं, मर्यादा में इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकूं। आपको पता है ना, मेरा मायका भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी मर गए हैं, कोई नहीं है मेरे मायके में। मैं कहाँ जाऊंगी? एक बार मेरी जगह आप रह के तो सोचिए।
कविता की बात सुन जानकी देवी ने उसे ध्यान से देखा तो ऐसा लगा जैसे दुनिया भर का दर्द, तड़प, दुख, तकलीफ उसे घेरे हुए है और वो बेचारी मासूम सी सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। खून के आंसू पीकर इस घर में रह रही है क्योंकि उसका कोई और ठिकाना नहीं है। शायद पहली बार जानकी देवी कविता की तकलीफ को समझ पाई थी, इसलिए उन्होंने कविता को घर से बाहर नहीं निकाला और शांत हो गई। कविता ने भी अपने आप को घर के कामों में डुबा लिया। सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ, नाश्ता, फिर दोपहर का खाना और जो खाली समय बचता उसमें सिलाई कढ़ाई। वो किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी, पर लोगों को उसकी मेहनत नहीं, उसका विधवापन दिखता था। एक दिन गांव के ठाकुर के बेटे राहुल ने भरे बाजार में कविता से बदतमीजी कर दी। क्या बात है भाभी जी, अकेली हो, जवान हो, अगर देवर कुछ नहीं करता तो हम है ना। उसकी आंखों में गंदगी थी। उसने कविता की साड़ी का पल्लू खींचने की कोशिश की तो कविता ने तुरंत ही एक जोर का तमाचा जड़ दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया। राहुल को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हुई तो वो गरजते हुए बोला, अरे तू विधवा होकर इतनी आग दिखा रही है, तुझे तो। कहते हुए राहुल जैसे ही फिर आगे बढ़ा, कविता ने एक और थप्पड़ जोर का मारा। बस फिर क्या था, शाम को ठाकुर पंचायत बुला लाया। राहुल ने सबके सामने झूठ बोला कि कविता ने खुद मुझे बुलाया था, बोली थी अकेलापन कटता नहीं है, मैंने मना किया तो मुझे थप्पड़ मार दिया। कुछ गांव वाले बोले, हमने तो खुद देखा था कविता को राहुल से बातें करते हुए। अब भीड़ कविता के खिलाफ खड़ी हो गई तो विशाल ने भी गुस्से में कहा, जिसने भी ये घटिया बात फैलाई है, जिसने भी मेरी भाभी की इज्जत पर उंगली उठाई है, वो मेरा सामना करे, फिर मैं बताता हूँ उसे। तो तू अपनी विधवा भाभी की रखवाली करेगा? किसी ने फिर तंज मारा। विशाल फट पड़ा, हाँ करूंगा, क्योंकि जब भाई मर जाता है तो देवर का भी फर्ज होता है कि वो अपनी भाभी की लाज रखे। ये रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, इज्जत से भी चलते हैं। भरी पंचायत में रोज रोज बेइज्जत होकर कविता टूट गई थी। आज भी पंचायत बिना नतीजे के खत्म हो गई। रात को कविता अकेले छत पर बैठी आंसू बहाते हुए खुद को कोस रही थी कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ, भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता। तभी विशाल भी छत पर आया। भाभी आप रो रही हैं? विशाल, मैं अब थक चुकी हूँ। हर रोज मुझे साबित करना पड़ता है कि मैं कैसी औरत हूँ। हर दिन लोग अपनी आंखों से मेरी इज्जत नापते हैं। कविता का रोना देख विशाल भी दुखी हो गया। उसने कहा, भाभी आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, और अब तो माँ भी आपके साथ है ना। फिर ये गांव वालों का क्या है, आज नहीं तो कल ये भी सब कुछ भूल ही जाएंगे। सब समय का खेल है भाभी, बस आप हिम्मत मत हारिए। पर कब तक विशाल, कब तक? कब तक मैं लोगों के ताने सुनती रहूंगी? मेरे चक्कर में तुम भी तो पिस रहे हो ना। जानकी देवी दूर से ये सब देख रही थी। कविता की बातें सुन उनका दिल भीग गया। वो मन ही मन सोचने लगी, ये औरत गलत नहीं है, फिर भी मैं इसे कोसती रही। कितना दुख झेल रही है बेचारी। जानकी देवी पहले जितना लोगों की बातें सुन कविता से जलती थी, अब उतना ही कविता को देखकर उनके अंदर ममता जागती थी। सुबह उन्होंने कविता के लिए पहली बार चाय बनाई। ले बहू पी ले मेरी तरफ से। कविता हैरान थी, माँ जी आप? हाँ बहू, मुझे माफ कर दे, तू सच में बड़ी दिलवाली औरत है। समाज ने तुझे नीचा दिखाया लेकिन तू झुकी नहीं। सास की बातों से कविता को सुकून मिला कि कम से कम इस घर के लोग तो उसे समझने लगे हैं। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ठाकुर और राहुल की नजरों में अभी भी कविता खटक रही थी। कविता ने राहुल को तमाचा नहीं मारा था, बल्कि उसके घमंड को रौंदा था। ठाकुर और राहुल के मन में बदले की आग जल रही थी कि इस औरत ने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। अब इसका ऐसा हाल करेंगे कि खुद को आईने में देखने से भी डर जाएगी। राहुल ने गांव के ही एक नशेड़ी नंदू को बुलाया और बोला, सुनो नंदू, काम आसान है। रात को घर में घुसना है और कविता को बदनाम करना है, बाकी काम पंचायत कर देगी। नंदू को शराब और पैसों का लालच देकर राजी कर लिया गया। रात को जब कविता अपने कमरे में सो रही थी, तभी खिड़की की कुंडी टूटी। नंदू अंदर घुसा, लेकिन कविता की नींद हल्की थी। आहट सुनते ही वो जाग गई। कौन है? डरते हुए उसने टॉर्च जलाया तो नंदू ने उस पर झपट्टा मारा। कविता ने भी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और पास में पड़े डंडे से एक जोर का खींचकर नंदू के सर पर मारा।
नंदू के सर से खून बहने लगा तो वो डरकर भाग निकला। अगले दिन फिर पंचायत बुलाई गई। फिर कविता का अपमान किया गया। सुबह सुबह ही ठाकुर ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कविता के कमरे से एक आदमी को भागते हुए देखा गया है। अब पंचायत ही फैसला करेगी। पंचायत लगी तो राहुल बोला, ये विधवा अब गांव की बेटियों के लिए खतरा बन गई है। रात को किसी के साथ पकड़ी गई थी। हमारे पास सबूत है। नंदू खुद बताएगा। नंदू लंगड़ाता हुआ आया। उसने कहा, हाँ मैं वहां गया था, कविता ने ही बुलाया था। नंदू की बात सुन पूरे गांव में सनसनी फैल गई। ये सब सुनकर विशाल का खून खौल गया। वो नंदू पर चिल्ला पड़ा, नंदू तुझे तेरे भगवान की कसम सच बोल, तेरे इस झूठ की वजह से एक अबला नारी बदनाम हो जाएगी। विशाल की बात सुन नंदू ने आंखें झुका ली तो विशाल और तेज गरजते हुए बोला, क्या कविता भाभी ने तुझे बुलाया था? बता सबको, वरना विशाल का गुस्सा देख नंदू डर से कांपने लगा। नहीं, मुझे ठाकुर ने भेजा था, माफ कर दो। नंदू की बात सुन पंचायत फिर से सन्न रह गई तो विशाल ने भीड़ की ओर देखते हुए बोला, अब बताओ, क्या औरत होना गुनाह है? क्या विधवा होना अपराध है? कविता भाभी ने उस आदमी को मारकर अपनी इज्जत बचाई थी, इसी का उसने बदला लिया है। और आप सबने क्या किया? उल्टा एक बेगुनाह को ही फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। विशाल की बात सुन पूरी भीड़ की आंखें झुक गईं। जब ठाकुर को लगा कि अब उसका पलड़ा हल्का हो रहा है तो वो खड़े होते हुए बोला, ये सब झूठ है, मैं क्यों भेजूंगा किसी को भला? तभी विशाल ने अपना मोबाइल निकालते हुए बोला, ये रहा राहुल और नंदू की बातचीत का रिकॉर्ड। संयोग से जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो मैं उधर से ही जा रहा था, तभी मैंने ये वीडियो बना लिया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग जरूर कुछ ना कुछ करोगे। इसीलिए तो सबूत पहले ही जुटा लिए थे। और अब पुलिस कभी भी आ सकती है, क्योंकि मैंने पुलिस भी बुला ली है। थोड़ी देर बाद ठाकुर और राहुल को पुलिस उठाकर ले गई और फिर खड़ी हुई जानकी देवी जो पूरी पंचायत में गरजते हुए बोली, बस बहुत हो गया मेरी बहू के साथ खिलवाड़। आइंदा से ना कोई पंचायत बैठेगी, ना मेरी बहू पर कोई उंगली उठेगी। किसी को अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझसे बात करेगा, क्योंकि कविता मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी के बारे में कोई भी उल्टी सीधी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही आज की पंचायत में मेरा फैसला है और यही फैसला अंतिम है। मेरी बहू, मेरा घर, मेरी इज्जत मैं देखूंगी। किसी को बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सास की बात सुन कविता की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार ये आंसू हार के नहीं जीत के थे, क्योंकि जाने कितनी बार पंचायत बैठी, जाने कितनी बार कविता को अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ा। आखिरकार पंचायत ने भी कविता से माफी मांगी और अब उसे उसकी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक भी मिल गया इस परंपराओं से भरे समाज में। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।